व्हाट डू यू थिंक एक्चुअली कि हमारी टीम कितना प्रिपेयर है वर्ल्ड कप के लिए? मेरी नज़र में यही स्क्वाड पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के लिए होना चाहिए। शायद इसमें एक दो प्लेयर्स आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इफ्तिखार अहमद टीम में होना चाहिए। इफ्तिखार बड़ा इम्पैक्ट प्लेयर आपका लोअर ऑर्डर में साबित हो सकता है। उसको मौका सही तरह मिलना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि सरफराज का तजुर्बा पाकिस्तान टीम के काम आ सकता है। उसको एज बैकअप विकेट कीपर फॉर वर्ल्ड कप होना चाहिए। लेकिन आप समझते हैं कि जो प्लेयर्स हैं, जो बेंच स्ट्रेंथ है, क्या प्रॉपर्ली यूटिलाइज्ड हुए हैं? प्रॉपर्ली मौका मिला है? 5 मैचों की सीरीज में आपको इक्का दुक्का मैचेस ही प्लेयर को मिल सकते हैं जो आपकी बेंच स्ट्रेंथ है। जैसे उसामा को एक मैच मिला, एहसानुल्लाह को मैच मिला। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं हिना दीदार एंड यू आर वाचिंग जियो डिजिटल। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 ओडीआई मैचेस खेले जा चुके हैं और तीनों मैच में पाकिस्तानी टीम ने विक्ट्री अपने नाम की। वेल, अभी तो कहेंगे सीरीज पूरी पाकिस्तान ने अपने नाम कर ली है। 2 मैचेस बाकी है। कराची में 1 मैच हुआ। 2 मैचेस जो थे इनिशियल वो पिंडी में खेले गए। हमारे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फैजान लखानी मौजूद हैं। काफ़ी टाइम बाद वो स्टूडियो में आए हैं। पिंडी में थे, पिंडी के 2 मैचेस उन्होंने कवर किए। लाहौर भी था उससे और पहले लाहौर में भी थे। पहले जो है वो कराची का जो मैच यहाँ रहा वो भी फैजान लखानी ने कवर किया। ये तो बताइए डिफरेंस क्या रहा आपका, कैसा एक्सपीरियंस रहा, ऑडियंस कैसी लगी आपको दोनों शहर की? लाहौर में भी ऑडियंस अच्छी थी। लाहौर में T20 आइज थे और सारे पोस्ट अफ्तार T20 आइज से रात 9 बजे शुरू होते थे, तो एक अच्छी एक्साइटमेंट पोस्ट अफ्तार ये समझ ले कि एक इंटरनेशनल रमज़ान क्रिकेट हो रही थी वहाँ पे। तो अच्छा क्राउड लाहौर में इस वजह से था। पिंडी में हमेशा से अच्छा ही क्राउड होता है। पिंडी वाले थोड़े से भूखे हैं, क्रिकेट होनी चाहिए वहाँ पे। और चूँकि पिंडी का स्टेडियम 16-17 हज़ार की कैपेसिटी का है, तो वहाँ 16-17 हज़ार आ जाते हैं, या अगर वहाँ 10,000 12,000 भी आए तो वो लगता है कि स्टेडियम भर गया। तो पिंडी में भी अच्छा क्राउड था। और क्योंकि जो T20 ऐसे वो पोस्ट इफ्तार ही हो रहे थे और फिर ईद के फौरी बाद, क्योंकि उन दिनों ईद की छुट्टियां ही थी, तो एक पहला वनडे हुआ तो उसमें भी अच्छा क्राउड आ गया। कराची में अनफॉर्चुनेटली इतना अच्छा क्राउड नहीं आ सका। और अगर हम पिंडी से कराची को कंपेयर करें तो बहुत ही ये कह लें कि क्राउड का रिस्पॉन्स डिस्करेजिंग है, इतना हौसला अफजा नहीं है। और इसकी 2-3 वजूहत हो सकती हैं। बुनियादी वजह तो ये है कि कराची में क्रिकेट का ओवरडू बहुत हो गया है, बहुत ज़्यादा ओवरडोज हो गई क्रिकेट की। PSL के मैचेस हुए, उससे पहले इंग्लैंड के T20 आइज, इंग्लैंड की सीरीज, फिर न्यूजीलैंड इससे पहले 2 टेस्ट और 3 ODIs भी खेल के गई थी, और अब फिर ये मैच है। तो बहुत ज़्यादा क्रिकेट हो गई, ये स्प्रेड होनी चाहिए। ये मुल्तान में भी इस लैग के मैचेस हो जाते तो और बेहतर होता। और वेन्यूज़ हमें ऐड करना पड़ेंगे ताकि दीगर इलाकों में भी क्रिकेट हो। एक जगह सारी क्रिकेट हो जाएगी तो फैंस बोर हो जाएंगे। और दूसरी वजह, अगर आप पिंडी में स्टैंड से बैठ कर मैच देखें तो आपका बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। कराची आके मैच आप देखें स्टैंड में तो आपका बड़ा ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। तो यहाँ पे आपको तमाशाइयों के लिए, फैंस के लिए एक एक्सपीरियंस अच्छा करना पड़ेगा। एक तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है एक्शन से। जिस तरह से स्टेडियम बना हुआ है, जिसकी कंस्ट्रक्शन है, उसमें अगर स्पेक्टेटर अगर एक स्टैंड में बैठा है तो ही फील far from the action as compared to what a fan sitting at stand in Rawalpindi would feel. तो ये चीज़ें हैं कि आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल भी फैंस का अच्छा नहीं होता NSK में। तो इसके लिए ज़रूरी है कि PCB को काम करे और कुछ करे, ऐसे स्टेप्स लें कि जिससे फैंस एक्सपीरियंस अच्छा हो। वेल, ऑफ कोर्स PCB को इस हवाले से कुछ स्टेप्स लेने चाहिए सो दैट एटलीस्ट कराची में जो क्रिकेट के फैंस हैं वो ऐसा ना हो जाएं कि क्रिकेट से मज़ीद क्लोज होने के बजाय क्रिकेट से दूर हो जाएं। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ के 3 मैचेस हो गए और सो फार अगर हम ICC के बेस्ट बैटिंग रैंकिंग्स देखें तो हमारे 3 खिलाड़ी डोमिनेट कर रहे हैं, बाबर आजम, फ़खर जमान और 5वें पे इमामुल हक। ठीक है, इस रैंकिंग में तो है, लेकिन एज अ टीम व्हाट डू यू थिंक कि इस ODI के बाद क्या पाकिस्तान एज अ टीम ICC की रैंकिंग में नजर आएगी? अगर 5-0 पाकिस्तान जीतता है तो पाकिस्तान 3rd पोजीशन पे आ जाएगा। अगर 5-0 जीतता है तो ऑफ कोर्स टीम ऐसा मजीद 2 मैचेस जीत ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट आती है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अपनी जगह होती है। एक और चीज़ आप ये देखें ना, हम बड़ी तनकीद कर देते हैं कि पाकिस्तान टीम पे कि इंडिविजुअल रैंकिंग सबकी बहुत ऊपर आ रही है, टीम रैंकिंग नीचे आ रही है। दूसरा ये भी तो आप देखें कि हमने 2019 से लेकर अब तक ODIs खेले कितने, 27 ODIs हमने खेले। सबसे कम ODIs पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक हमारे रहे हैं। तो अगर इतने कम ODIs खेलेंगे तो हमारी रैंकिंग कैसे इंप्रूव होगी? ठीक है, जो प्लेयर की रैंकिंग होती है वो मैटर करती है कि आप कितना परफॉर्म कर रहे हैं, ऑल्सो जिस प्लेयर के साथ आप कम्पीट कर रहे हैं वो कितना परफॉर्म कर रहा है। उनकी रैंकिंग भी अगर नीचे आती है, फॉर सपोज कि अगर बाबर और फ़खर ऊपर है, बीच में एक प्लेयर है वो परफॉर्म नहीं करता, वो फेल हो जाता है, तो हमारा प्लेयर खेले बगैर इस तरह से ऊपर आ सकता है कि वो प्लेयर नीचे आ जाएगी कि उसकी परफॉर्मेंस नहीं। तो प्लेयर रैंकिंग्स में तो इस तरह आपके फ़र्क पड़ता रहता है। बट टीम रैंकिंग के लिए आप
को ज़्यादा मैटर उस वक्त करता है कि जब आप ज़्यादा क्रिकेट खेलेंगे। तो ये चीज़ है कि हमारी इतनी ज़्यादा क्रिकेट भी नहीं हुई। ऑलराइट, सो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस। वेल, लेकिन ओडीआई में जो अभी परफॉर्मेंसेस देखी गई हमारी टीम की, पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ, व्हाट डू यू थिंक एक्चुअली कि हमारी टीम कितना प्रिपेयर है वर्ल्ड कप के लिए? देखिए, वर्ल्ड कप में भी 6-7 महीने बाकी है, उस वक्त थोड़ा सा मौसम भी डिफरेंट होगा। अब सूरत डिफरेंट है, और वर्ल्ड कप में आप अगर मोहाली में या कलकत्ता में खेलते तो आपके लिए कंडीशन ज़्यादा फेवरेबल होगी। बट पाकिस्तान टीम प्रिपेयर है, और यही स्क्वाड जो पिछले 3 मैचेस में खेले हैं, मेरी नज़र में यही स्क्वाड पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के लिए होना चाहिए। शायद इसमें 1-2 प्लेयर्स आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इफ्तिखार अहमद टीम में होना चाहिए। इफ्तिखार बड़ा इम्पैक्ट प्लेयर आपका लोअर ऑर्डर में साबित हो सकता है, उसको मौका सही तरह मिलना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि सरफराज का तजुर्बा पाकिस्तान टीम के काम आ सकता है, उसको एज बैकअप विकेट कीपर फॉर वर्ल्ड कप होना चाहिए। मैं नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम हारिस फ्यूचर है पाकिस्तान का, बट अभी यहाँ पे मेरा ख्याल है वर्ल्ड कप जैसी सीरीज में, वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में हमें एक तजुर्बाकार विकेट कीपर साथ होना चाहिए, जो रिजवान हमारे मेन कीपर है उसके साथ। तो मेरा ख्याल यही है, मोर और लेस टीम यही होनी चाहिए। इफ्तिखार अहमद डिजर्व करता है कि उसको प्रॉपर रन मिले। अच्छा फैज़ान, थ्रू आउट ये 3 मैचेस हमने देखे, बहुत से प्लेयर्स को मौका दिया जा रहा था, एक्सपेरिमेंटल डिसीजंस लिए जा रहे थे, लेकिन आप समझते हैं कि जो प्लेयर्स हैं, जो बेंच स्ट्रेंथ है, क्या प्रॉपर्ली यूटिलाइज्ड हुए हैं, प्रॉपर्ली मौका मिला है? 5 मैचों की सीरीज में आपको इक्का दुक्का मैचेस ही प्लेयर को मिल सकते हैं जो आपकी बेंच स्ट्रेंथ। जैसे उसामा को एक मैच मिला, एहसानुल्लाह को मैच मिला, फिर वापस टीम में चेंज हुए थे, फिर आपके मेन प्लेयर वापस आए। तो ये रोटेट होते रहती है। उसामा मीर भी अच्छा बॉलर, अच्छा इम्पैक्ट प्लेयर साबित हो सकता है उसामा मीर को, बट अगेन एक तरफ आपका शादाब और नवाज है तो फिर उसामा मीर की जगह नहीं बन पाती। आपको ये भी देखना है कि जो आपकी प्लेइंग 11 है उसमें कौन कौन है, फिर बेंच स्ट्रेंथ में से कौन आके किसको रिप्लेस करे। ये कह देना तो बहुत आसान होता है हमारे लिए कि भाई फला प्लेयर को पाकिस्तान टीम में होना चाहिए, बट भाई किसकी जगह होना चाहिए क्या, तो ये चीज़ भी मैटर करती है। अगर जो आपकी ओरिजिनल 11 है, जो आपकी रेगुलर 11 अगर वो परफॉर्म कर रही है, तो फिर बेंच स्ट्रेंथ में जो प्लेयर बैठा है उसके लिए अनफॉर्चुनेटली जगह बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर शान मसूद के हवाले से भी बहुत बातें चल रही हैं कि एक ही मैच को लेकर, तो शान मसूद पर क्या कहेंगे? यार ये तो हमारा एक ये कह लें कि अनफॉर्चुनेट आदत रिवायत है कि एक मैच में हम हीरो बना देते हैं, अगले मैच में फ़ौरन ले आते हैं। एक मैच में किसी भी प्लेयर को ना ही हीरो बनाना चाहिए, ना ही उसको विलेन बनाना चाहिए। शान की स्टे परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी है, इससे पहले भी वर्ल्ड कप में वाइट बॉल में वो अच्छा खेलता रहा है, तो इतनी जल्दी शान को डिस्कार्ड करना मुनासिब नहीं होगा। शान इज स्टिल अ वैल्यूएबल प्लेयर इन वाइट बॉल फॉर्मेट, और अगर आप उसको एक मैच पे जज करें तो फिर ये ज़्यादती है। आप अगर अब्दुल्ला शफीक को मौके दे रहे हैं मुस्तकिल वाइट बॉल में, तो शान को भी प्रॉपर मौके देने चाहिए। मैं किसी प्लेयर के अगेंस्ट यहाँ बात नहीं कर रहा, बट जो आपका क्राइटेरिया होना चाहिए वो हर प्लेयर के लिए बराबर होना चाहिए। ऑफ कोर्स, लेकिन अब जो परफॉर्मेंसेस हमने देखी, इंडिविजुअल प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंसेस देखी, आप क्या समझते हैं हमारी बॉलिंग साइड या बैटिंग साइड पर अगर हम नज़र डालें तो किन इंडिविजुअल प्लेयर्स को मज़ीद खुद को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और वो क्या एरियाज़ हैं ऐसे इम्प्रूवमेंट के? देखिए, मैं इनफरादियत पे तो नहीं जाऊँगा, मैं इंडिविजुअलिटी पे बात नहीं करूँगा। एज ए टीम हमें जिन चीज़ों को बेहतर करना है वो प्रॉब्ली कलेक्टिवली फील्डिंग को बेहतर करने की ज़रूरत है। हमने तमाम मैचेस में देखा कि फील्डिंग हमारी थोड़ी सी अप टू द मार्क नहीं है, जो होनी चाहिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में। प्लस एक चीज़ जो है, हमारे मिड ओवर्स की बॉलिंग हमें थोड़ी सी इम्पैक्ट उसमें पैदा करना होगा कि 15 से 35 ओवर तक जो बॉलिंग हो रही है उसमें हमें वक्फे से विकेट देनी होगी। हमें पार्टनरशिप बनाने का मौका नहीं देना चाहिए अपोनेंट को। तो हमने ये देखा है 2-3 मरतबा कि मिड ओवर्स में हम विकेट नहीं ले सके। राइट, लेकिन लास्ट जो मैच हमने देखा उसमें वसीम जूनियर और नसीम शाह, खासकर नसीम शाह देखें तो बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में नजर आए। सीरीज में बहुत अच्छा परफॉर्म करे, और वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने इनफैक्ट बनाया कि आफ्टर 8 ODIs ऑफ फर्स्ट 8 ODIs ऑफ कैरियर सबसे ज़्यादा विकेट उनकी 23 विकेट उन्होंने लिए। इमरान ताहिर की नसीम पे बीच में क्रिटिसिज्म भी बहुत हो रही थी कि वो अपने लुक्स को ज्यादा वो कर रहे हैं, या वो एग्रेशन। वो हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त थे, उनको वो ये चाह रहे थे कि खूंखार सा लुक होना चाहिए फास्ट बॉलर का। वो भाई जरूरी नहीं है कि फास्ट बॉलर सुल्तान राही बन जाए, फास्ट बॉलर वहीद मुराद बन के भी अपनी परफॉर्मेंस दे सकता है। इट्स ऑल अबाउट योर स्किल्स, इट्स नॉट अबाउट कि आप कितना घुर रहे हैं। अगर आपको सिर्फ अपने लुक से और अपने खौफनाक अपीयरेंसेस से डराना है तो फिर आप सुल्तान राही से फास्ट बॉलिंग करवा लें, नसीम शाह को घर बिठा दें। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मेरा ख्याल है प्लेयर को जज करना चाहिए उसकी
उसकी ऑन फील्ड अपीयरेंसेस पे, ऑन फील्ड परफॉर्मेंसेस है, नॉट ऑन अपीयरेंस। अगर स्किल्ड है वो प्लेयर तो फिर कोई मसला नहीं होना चाहिए कि वो शेप बना रहा है या बियर्ड रखी हुई है उसने। मेरा ख्याल है ये थोड़ी सी ये इस तरह की क्रिटिसिज्म, मैं इस तरह की क्रिटिसिज्म का हामी नहीं हूँ। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आंखों में आंखें डाल के और थोड़ा, भाई स्पोर्ट्स इज ऑल अबाउट बीइंग कर्टियस। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो चीज़ होती है वो ये होती है, आप अपने स्किल में मुकाबला करें, आपको कोई जरूरत नहीं है स्लैजिंग करने की। आप स्लैजिंग करके कोई बड़े प्लेयर नहीं हो जाएंगे। आप अगर फील्ड में स्लैजिंग करने लगेंगे, अगर अपने अपोनेंट को डिसरिस्पेक्ट करने लगेंगे तो आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी। तो यू हैव टू अर्न द रिस्पेक्ट और अपनी परफॉर्मेंस से आप बैटल विन करो। जरूरी नहीं है कि आप विलन बन जाओ, शक्ति कपूर बन जाओ या सुल्तान राही बन जाओ, इसके बगैर भी आप क्रिकेट जीत सकते हैं। राइट। लेकिन अब मजीद 2 मैचेस को लेकर आप पाकिस्तान को क्या लगता है कि अब मजीद 2 मैचेस को हल्का नहीं लेना चाहिए, या जिस तरह स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है उसी तरह मजीद एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए? नहीं, देखें, ये बिल्टअप टू वर्ल्ड कप है और हमें नहीं पता कि एशिया कप हो पाएगा नहीं हो पाएगा। एशिया कप नहीं होता तो हमारे पास सिर्फ इसके बाद इन 2 के बाद फिर अफगानिस्तान की ODIs हैं। अगर अभी हम ऑफिशियली बात करें तो हमें अपनी फुल स्ट्रेंथ को ही मौका देना चाहिए ताकि वो एतमाद के साथ वर्ल्ड कप के लिए इफ्तिखार को मौका देना चाहिए, खेलने का इफ्तिखार मेरा ख्याल है बनता है। आगा सलमान भी अच्छी चॉइस बिल्कुल है। आगा सलमान ने पिछले मैच में परफॉर्म भी किया, बट मेरा ख्याल है अगले 2 मैचेस में अगर उसकी जगह इफ्तिखार को खिला दे तो कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। तो मेरा ख्याल यही है कि हमें कॉम्प्लेसेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप पिछले 3 मैचेस जो हम जीते हैं उससे भी देखें तो न्यूजीलैंड ने पैचेस में अच्छा परफॉर्म किया और हावी हुए हैं। छोटी छोटी बैटल्स हुई है, कहीं कहीं न्यूजीलैंड हावी रहा है। इनफैक्ट कल के मैच में जिस तरह एंड में आके जो उनके डेब्यूटेंट थे कॉल मैकॉन्की, उन्होंने जिस तरह परफॉर्म किया है, मतलब वो एक मौके पे ऐसा लग रहा था कि शायद वो अकेले मैच निकाल लेंगे। अगर उनको एंड में अच्छी कोई पार्टनरशिप मिल जाती साथ तो ही वुड हैव चेंज द रिजल्ट ऑफ मैच। दूसरे मैच में आप ये कह लें कि फ़खर की एक अमेजिंग इनिंग थी जिसने फर्क डाल दिया। पहला मैच वरना बड़ा अच्छा मैच रहा। तो ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड बहुत ज़्यादा बुरी खेली, हमने स्लाइटली बेटर खेला एज कम्पेयर टू न्यूजीलैंड एज अ टीम। आखिरी 2 मैचेस में हमें कॉम्प्लेसेंट नहीं होना चाहिए। यस, ऑफ कोर्स। वेल, लास्टली अपनी ऑडियंस को हम ये भी बता दें कि हारिस सुहेल की क्या सिचुएशन है। मजीद 2 मैचेस जो हैं वो इज ही होके कि वो खेल सकेंगे? हारिस सुहेल तो स्क्वाड से बाहर ही हो गए ना। हारिस सुहेल की जगह ही तो इफ्तिखार स्क्वाड में आए हैं। तो हारिस सुहेल ने फिर एक बार फिर इंजर्ड हो गए। हारिस सुहेल का कैरियर में क्रिकेट कम हुई है, इंजरीज ज़्यादा हुई है। अनफॉर्चुनेट रहे कि जब उनको मौका मिलता है कहीं ना कहीं वो इंजरी का शिकार हो जाते हैं। तो हारिस का रिहैब का काम चलेगा नेशनल क्रिकेट अकेडमी में जाके, तो वहाँ पे वो देखते हैं कि अब किस तरह रिकवर करते हैं। बट उनके साथ फिटनेस के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। उनके साथ क्रिकेटिंग इश्यूज़ इतने नहीं है जितने फिटनेस के इश्यूज़ हैं, और शायद इन्हीं इश्यूज़ की वजह से अब उनका कमबैक, मेरा ख्याल है अब इंतजार तवील करना पड़ेगा उनको अगले कमबैक के लिए। वेल, दैट्स सैड कि हारिस सुहेल अभी तक रिकवर नहीं हो पाए, लेकिन थैंक यू फैजान लखानी कि वो आज हमारे साथ मौजूद थे स्टूडियो में। थैंक यू आफ्टर आई मीन फॉर इनवाइटिंग मी आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। आपको मैं समझा भूल ही गए। इट्स अ प्लेजर। आपके आने से ओपिनियंस जो है ना वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। वेल, अब वक्त हुआ है आपसे इजाज़त मांगने का, लेकिन कराचीआइट्स को ये पैगाम है कि स्टेडियम जाएं और अपनी टीम को भरपूर अंदाज में सपोर्ट करें एंड अपने ओपिनियंस लाजमी कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। दैट्स इट। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।